नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ आफ्टर 80,000 किलोमीटर्स 5 इयर्स। ये रही अपनी टोयोटा इनोवा 2018 2.4 लीटर वी वेरिएंट एंड 8 सीटर। ये गाड़ी मैंने ली थी अप्रैल 2018 में नोएडा से, जो मुझे उस टाइम ऑन रोड अप्रॉक्स समथिंग 23 लाख की पड़ी थी, जिसमें एसेसरीज इंक्लूडेड थे। एसेसरीज में अब वो धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। तो ये है 2.4 लीटर विच प्रोवाइड्स अराउंड 147 या 145 bhp के अराउंड इसका वो है हॉर्स पावर। ये मेरी प्राइमरी कार थी। इससे पहले मेरे पास थी XUV 500, जो मैंने 4 साल में अबव 1 लाख किलोमीटर उससे चलाया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा उस टाइम जब मैंने खरीदी थी आज से 5 साल पहले, तो काफ़ी अच्छा था टोयोटा के साथ। जो वहाँ के सेल्स पर्सन थे उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। मुझे बहुत जल्दी, मैंने आज मान लो आज मैंने बुक कराई, मुझे 2 दिन बाद गाड़ी मिल गई। आप मीटर पे देख सकते हैं 82,726 किलोमीटर्स चल चुकी है मेरी गाड़ी अब तक। अब बाकी मैं अगर गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी में हल्के फुल्के 5 साल में आप दिल्ली NCR में चलोगे तो हल्के फुल्के स्क्रैचेस आएंगे। जैसे अगर विजिबल हो तो यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए, यहाँ पे आ गए हल्के फुल्के। बाकी ओवरऑल गाड़ी पूरी जेन्युइन है, कहीं से भी कोई रिपेंटेड पार्ट नहीं है। मेरा महिंद्रा से टोयोटा पे शिफ्ट होने का मेन रीज़न ये था रिलायबिलिटी। और जो मैं इन 5 सालों में कहूँगा कि टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है, ऐसी रिलायबिलिटी मैंने बहुत कंपनीज की गाड़ियाँ रखी हैं। होंडा हो गई, मारुति हो गई, महिंद्रा, टाटा, फॉक्सवैगन, लेकिन जो रिलायबिलिटी मुझे टोयोटा पे मिली वो मुझे और किसी ब्रांड में नहीं मिली। इससे पहले जो XUV थी उसके 2 साल में सस्पेंशन बेंड हो गए थे। 30,000-35,000 किलोमीटर पे नहीं, 1-1.5 साल में उसके सस्पेंशन 30-35,000 किलोमीटर चली थी। ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, टाइम ड्यूरेशन, लेकिन 30-35,000 किलोमीटर के बीच में उसके फ्रंट सस्पेंशन बेंड हो गए थे। इसमें आज तक 5 साल में टचवुड कोई भी एक मैकेनिकल इशू कुछ नहीं आया। सिर्फ अपना सर्विस पे जाती है, जो इनके पीरियोडिक सर्विसेज के जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सर्विस होके आ जाती है। हाँ, अगर अब बात आए तो रनिंग उसमें अब 82,000 किलोमीटर चली है। तो इसके अगर टायर्स की बात करें तो जो कंपनी फिटेड जो टायर्स आए थे साइज वही है, लेकिन वो मेरा 30,000 किलोमीटर चला। फिर मैंने चेंज कराया, मैंने अपोलो के डलवाए थे 2020 में। हाँ, लॉकडाउन जैसे खुला था वो टायर्स मेरे खत्म हो गए थे, तो लॉकडाउन जैसे खुला था फिर मैंने इसमें टायर चेंज कराए थे, अपोलो के डलवाए थे, जो मेरे अराउंड 40,000 किलोमीटर चले। मैंने 30 पे पहले चेंज कराए थे, फिर 70 पे चेंज कराए। लास्ट ईयर मैंने इसमें फिर टायर चेंज कराए, जो मेरे अभी 10,000-12,000 किलोमीटर चले। 70,000 पे मैंने इसके टायर चेंज कराए थे। अब बात करें गाड़ी के कंफर्ट में, तो यहाँ पे मुझे एक इशू आता है भाई मेरे साइज और पर्सनैलिटी के हिसाब से, कि कई बार होता है कि अगर मैं ये बैठा हूं तो ये आप देख रहे हो ये मेरा पैर यहाँ पे लड़ता है, तो मुझे ऐसे करके बैठना पड़ता है। एक इसकी ये इशू है। बाकी तो ऐसा कंफर्ट में कोई इशू नहीं है। हेडरूम प्रॉपर है मेरे हिसाब से, सीट एडजस्ट है क्योंकि मैं इसे चलाता हूँ। ड्राइविंग कंफर्ट अच्छा है। और नॉइज भी, पहले तो नॉइज इसमें अंदर आती थी, रोड की नॉइज, लेकिन हाँ जब से डैम्पिंग कराई मैंने तब से इसकी रोड नॉइज अंदर केबिन में खत्म हो गई, जिसे NVH कहते हैं।
टोयोटा इनोवा मैंने क्यों ली एक्सयूवी के बाद? रिलायबिलिटी मैंने आपको बता दी, हर एक चीज। मेन है इसका इंजन जो इसके अंदर है। मैं 1 मिनट खोल के दिखाता हूँ। टू 2.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है। मुझे इसमें आज तक कभी कोई इशू नहीं आया इंजन में। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके पास इनोवा है, और मेरी तो तब भी 5 साल में 80,000 किलोमीटर चली। कुछ की तो 4 साल में 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। आज तक कोई इशू नहीं आया। तो इंजन के उससे देखा जाए तो रिलायबल है। अब बात करें अगर इसके इंटीरियर्स की, 5 साल पुरानी गाड़ी है, कहीं पे भी इंटीरियर्स में कोई वेयर एंड टेयर नहीं है। हाँ, चाहे आप डैशबोर्ड को कहीं भी बजा के देख लो, कहीं से भी कोई डैशबोर्ड में या गेट से कोई नॉइज नहीं है, जो कि जनरली मारुति, मैं किसी कंपनी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ियां रही हैं। अभी भी मैं मारुति की एक वैगनआर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी कंपनी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक जनरली ये बता रहा हूँ कि मेरे, हाँ, कि मारुति हो गई, हुंडई हो गई, कोई भी हो, हाँ, टाइम टू टाइम उसमें एजिंग प्रॉब्लम आती है। अब मेरे साथ क्या है कि मैं ऑलरेडी, मारुति की भी गाड़ी है मेरे पास, महिंद्रा की भी है, तो मैं उससे कंपेयर करके बता रहा हूँ कि एज कंपेयर टू महिंद्रा या मारुति जो मेरे पास है, फॉक्सवैगन में तो चलो मैं उसकी अभी नहीं बोलूँ, उसमें कोई ऐसी, लेकिन हाँ तब भी वो 10 साल पुरानी गाड़ी हो तो उसके अंदर तो एजिंग प्रॉब्लम आ गई है। अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो अगर आप देखें, मेरी गाड़ी है 8 सीटर, और मेरा 8 सीटर पे जाने का मेन रीजन ये था कि मेरी जो फैमिली है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरा एक बच्चा है, और एक मेरा दूसरा बच्चा है, मेरी स्नूपी। हम 4 लोग ट्रेवल करते हैं इससे। पांचवा बंदा बहुत ही रेयर केस में कभी कोई होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 सीटर पे जाता, और मेरा मेन रीजन VX मॉडल पे आने का यही था, क्योंकि सिर्फ इसी वेरिएंट में 8 सीटर ऑप्शन अवेलेबल है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसका आपको हर साल फिटनेस कराना पड़ता है। कोई भी 8 सीटर व्हीकल हो, उसका आपको हर साल फिटनेस कराना है। तो एक ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको हर साल आरटीओ जाके चक्कर काटने हैं। अब अगर मैं वही चीज मैं 7 सीटर लिया होता जिसमें कैप्टन सीट्स होती हैं, भाई एक बंदा यहां पे बैठता, एक बंदा यहां पे बैठता, और अगर बाई चांस किसी 5 लोगों को जाना है, और मेरे साथ लगेज बहुत होता है, मैं अपने होम टाउन जाता हूं तब भी ये रहता है, पीछे की सीटें मेरी हमेशा फोल्डेड ही रहती हैं। अभी मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा, मेरे हमेशा पीछे की सीटें फोल्डेड रहती है। पीछे की सीटें आज तक कभी यूज नहीं हुई 5 सालों में, क्योंकि हम लोग की छोटी फैमिली है, हम लोग बस इतनी ही ट्रेवल करते हैं। मुझे बूट स्पेस चाहिए। अब ये चीज, अब आप कह लो टोयोटा का ड्रॉबैक है या क्या है, कि आपको ऐसी सीटिंग फॉर्च्यूनर में मिलेगी, लेकिन फॉर्च्यूनर 7 सीटर में आती है, और यही चीज इनोवा के अंदर आपको 8 सीटर में होती है। पीछे 3 बंदा इसमें नहीं बैठ सकता। अगर मैं पीछे ही दिखाऊं, मैंने कुछ फोल्ड नहीं किया, ऑलरेडी सीटें फोल्ड है। तो ये एक मुझे इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है कि टोयोटा की सेल्स और बढ़ेंगी भाई, उससे आप 6 सीटर के वेरिएंट पे ले आओ, इससे आप 7 सीटर के पे ले आओ। 8 सीटर के नाम पे कर तो 8 सीटर सारी कमर्शियल उसमें यूज होती है मैक्सिमम। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बंदे का, अगर चलो कमर्शियल उसमें जा रहे हो तो आपको हर साल अपना रिन्यू कराना पड़ता है, परमिट।
तो आप आरटीओ के चक्कर काट लोगे। लेकिन एज एन इंडिविजुअल यूजर भाई हर बंदा हर साल जाके आरटीओ का चक्कर काटना बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो अगर टोयोटा इस पे वर्क करता कि अगर इसे 6 सीटर और 7 सीटर के वेरिएंट पे ले आता तो ज्यादा रहता, जो आज की डेट में हर कंपनी कर रही है, चाहे आपकी टाटा सफारी हो, चाहे आपकी एमजी हेक्टर प्लस हो, और भी ऐसी कंपनियां, चाहे आपकी एक्सयूवी हो, चाहे एक्सयूवी 700 हो, चाहे आपकी स्कॉर्पियो एन हो। 8 सीटर वेरिएंट मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ इनोवा क्रिस्टा में आता है। ये तो इसका चलो एक ड्रॉबैक हो गया। ये नहीं कि सारे मैं आपको प्लस पॉइंट ही बता दूं, नेगेटिव बाद में बताऊं। मैं अब मिक्स है, जो मेरे अंदर से बात आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाईवे पे चलने में कोई दिक्कत नहीं। माइलेज इसका अगर आप 100 की स्पीड पे चलो तो 14-15 के भी देती है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर मुझे फोटो मिली, प्रीवियस फोटो, मैंने इससे सिटी के अंदर 18 से 19 का, मैंने उसका जो एमआईडी में जो शो किया था इसने, मैं उस पे आपको दिखा दूंगा कि इसने 18-19 का माइलेज दिया है मुझे सिटी ड्राइविंग में। अभी भी मैं इसे ड्राइव करके आ रहा था तो मुझे 14.5-15 का माइलेज दे रही थी ये। और एक बार ऐसा भी हाईवे पे इंसिडेंट हुआ है कि सडनली सामने एक एनिमल आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में मैंने इतना कस के टर्न लिया। इस गाड़ी की स्टेबिलिटी अगर कोई और गाड़ी होती इस डायमेंशन में तो रोल ओवर कर जाती, लेकिन ये गाड़ी इतनी स्टेबल रही और वो एनिमल भी सेफ था, हम लोग भी गाड़ी में सब लोग सेफ थे। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स पे आ जाते हैं। ड्रॉबैक मुझे एक लगता है कि तो फ्यूल टैंक जो है, अगर आप इसे एज एन एमपीवी यूज कर रहे हो जो हाईवेज पे बहुत चलेगी, तो फ्यूल टैंक बड़ा होना चाहिए। तो मेरा तो BS4 वर्जन है, BS6 में चलो DF आता है, तो उस हिसाब से फ्यूल टैंक कुछ गाड़ियों में भी शायद डिक्रीज हो रहा है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन फ्यूल टैंक जो इसका 55 लीटर्स का, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। अगर आप 100 के अंदर चलोगे तो माइलेज अच्छा देगी, अगर आप जहां आप 120-130 पे चले वहां पे इसका माइलेज घट के 9 पे आ जाता है। तो उस हिसाब से जब पहले मेरी जो रनिंग नोएडा से लखनऊ की होती थी अराउंड 500-550 किलोमीटर, अगर मेरी ड्राइविंग फास्ट रही, जो मथुरा पे फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, मैं वहां पे हमेशा रुक के इसकी रिफ्यूलिंग कराता था। 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 100-125 किलोमीटर यहाँ से, मेरे घर से मथुरा वाला। तब जाके मैं लखनऊ पहुंच पाता था, लखनऊ पहुंच के भी उसका टैंक एम्प्टी दिखाता था। अब वही चीज अगर मैं 100 पे क्रूज कर रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड रखा हूँ 100 की, तो मैं आराम से लखनऊ पहुंच जाता हूँ। लखनऊ से वापस में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मैं जाके इसकी रिफ्यूलिंग कराता हूँ। अब इसे हाईवे ओरिएंटेड कार बता रहे हो कि हाईवे पे बहुत अच्छा है, तो उसका फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। अच्छा, इसका मैं आपको अब एक चीज और दिखाता हूं। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, आप ये गियर लीवर पे देखना, किस हिसाब से वाइब्रेट करता है। ये चीजें पहले स्कॉर्पियो में आती थी, पुरानी वाली स्कॉर्पियो में, सफारी में हुआ करती, सफारी टाइकॉर में। ये चीज मुझे इसकी थोड़ी सी ऑड लगती है। बाकी उस टाइम के हिसाब से म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल सा है। मुझे अपग्रेड करने पड़े स्पीकर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे इसके। मैंने अभी तक ये यूनिट, हेड यूनिट चेंज नहीं किए, लेकिन हाँ मैंने स्पीकर सब हटा, वो कंपनी के हटा के मैंने सारे कंपोनेंट डाले हैं। बाकी ड्राइविंग में मुझे आज तक कभी इस गाड़ी में डिस्कम्फर्ट बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। टायरिंग बिल्कुल मुझे फील नहीं हुआ। मैं 5 नॉन स्टॉप यहाँ से लखनऊ भी ट्रेवल कर चुका हूँ, दिल्ली टू बनारस भी ट्रेवल कर चुका हूँ। अराउंड 12 घंटे की जर्नी थी। उस टाइम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना था, तो मुझे आज तक कभी से ड्राइविंग में
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टीयरिंग इसका हार्ड है क्योंकि हाइड्रोलिक है। क्लच भी इसका थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियों के, लेकिन गियर शिफ्टिंग इन सब में मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। मुझे इसे इसके पिकअप में, मैं इसमें 2 मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं बेसिकली, इको, नॉर्मल और पावर। इको में बहुत रेयर में चलाता हूं, नॉर्मल में हमेशा चलाता हूं, पावर तो मैंने आज तक कभी यूज ही नहीं किया, तो मुझे इसमें पावर की कोई कमी नहीं लगी इस गाड़ी में। हाँ, अगर मैं यही बात करूं एक्सयूवी 500 की, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कभी, अगर आपको किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है तो लगता था कि हाँ भैया आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा तभी आप ओवरटेक कर पाओगे। इसमें आप लो स्पीड में भी हाई गियर्स में आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। अब आप देख लो, 4th गियर पे हूं, 80 की स्पीड है, अब ये 60 पे आ रही है। अब ये 60 पे डाउन होते होते अराउंड 40 आ गई। अब आप देखो 4th गियर पे मुझे इसे डाउनशिफ्ट नहीं करना पड़ा। जो बाकी मैनुअल कार्स में होता है कि आपको उसे डाउनशिफ्ट करना है। अभी 100 पहुंची, अब ये मैंने 5th गियर लगाया। अब मैं यहीं इसे थोड़ा सा और डी एक्सेलरेट करता हूं। फिफ्टी पे आ गई, 5th गियर है, आराम से आप देखो कैसे स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है। ये चीज इस गाड़ी की पावर के मामले में बीट नहीं कर सकती इसे। अगर मैं उस टाइम 2018 की बात करूं जिस टाइम मैंने गाड़ी ली थी, तो उस टाइम अपने पास एसयूवी एमपीवी सेगमेंट में इनोवा थी, लिमिटेड चॉइसेस थे। इनोवा थी, टाटा की हेक्सा भी मैंने देखी थी, एक्सयूवी 500 थी, यही लिमिटेड इसके ऑप्शंस थे। अब एक्सयूवी 500 यूज करने के बाद दोबारा एक्सयूवी 500 लेने का कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि उस गाड़ी को मैंने 4 साल रखा, बहुत उसमें सस्पेंशन में प्रॉब्लम आई, आखिरी टाइम में तो उसका एसी तक खराब हो गया। तो ये सब चीजें माइंड में थी, इसीलिए मैं उस टाइम एक्सयूवी 500 पे नहीं गया। हेक्सा का ठीक था, लेकिन मुझे थोड़ी सी वो ड्राइविंग कंफर्ट उसमें सिटी के हिसाब से मुझे उसका ड्राइविंग कंफर्ट अच्छा नहीं लगा। हाईवे पे हो सकता है नो डाउट, लेकिन आप जनरली कोई भी व्हीकल खरीदने जाते हो शोरूम पे, आप टेस्ट ड्राइव लेते हो तो आपको सिटी में चलाने देते हैं। उनका एक पैरामीटर होता है कि भैया आपको इतने दूर में ही चलाना है। बहुत कम ऐसे वर्कशॉप वाले होते हैं बोलते हैं सर आपको जहां मन, सॉरी वर्कशॉप बोल रहा हूँ, शोरूम वाले होते हैं वो बोलते हैं कि सर आपको जहां लेके जाना आप लेके जाओ। मैं अभी बीच में गया था, एमजी हेक्टर जो नया इसका वर्जन आया 2023 वाला, वो टेस्ट ड्राइव करने गया था। उन्होंने बोला सर आपको बस इतने में ही चलाना है, इससे ज्यादा आप नहीं कहीं लेके जा सकते, हमारे शोरूम की पॉलिसी है। हमने बोला भैया ये बताओ, मैं इतने ट्रैफिक में ना मैं इसका पिकअप चेक कर पाऊंगा गाड़ी का, तो मैं कैसे इसे फिर, जिसे मुझे रखनी है अगले 5 साल 10 साल जितने साल भी, मैं कैसे उसे जज कर लूंगा कि नहीं भैया इसका तो हर एक चीज बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। बाकी ओवरऑल मुझे आज तक इस गाड़ी में 1% की कोई कमी नहीं लगी, ना मेरे घर वालों को जो बैठ के इसमें ट्रेवल करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं इसे ऐसे ऐसे हाईवेज पे लेके गया हूँ, ऑफ रोडिंग टाइप रोड्स पे भी लेके गया हूँ, पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ, कभी भी इस गाड़ी ने मुझे धोखा नहीं दिया। तो एक जो ट्रस्ट है टोयोटा के साथ जो लोग कहते हैं वो हाँ जेन्युइनली है। आप टोयोटा की गाड़ियों पे रिलाय कर सकते हैं, बहुत रिलायबल गाड़ियां हैं। क्योंकि 2018 वर्जन है, BS4 वर्जन है, तो इसमें हर 5,000 किलोमीटर पे सर्विस के लिए जाता है
हर 5,000 पे इसका जनरल चेकअप होता है और 10,000 किलोमीटर्स पे इसकी फुल सर्विस होती है, जिसमें ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, वो सब चेंज होते हैं। इनका एक बहुत अच्छा टोयोटा का है एक्सप्रेस सर्विस। मैं 2 दिन पहले सिंपल से अपने वर्कशॉप पे फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ कि मैं इतने बजे आ रहा हूँ, और मेरा आप एक्सप्रेस उसमें आप मुझे सर्विस करके दे देना। 90 मिनट्स कहते हैं, चलो ठीक है, 1.5 घंटे हो जाए, 2 घंटे हो जाते, 2 घंटे के अंदर गाड़ी मुझे सर्विस होके मिल जाती है। तो ये सब प्लस पॉइंट है। आप एक चीज आप देखो, आप एज अ वर्किंग प्रोफेशन में हो, और अगर आपको सुबह आप गाड़ी दो और शाम को गाड़ी मिले, तो आपका तो पूरा टाइम खराब हो रहा है ना। तो 2-3 घंटा निकाल के आराम से आप सर्विस करा लो। ये सब बात इनोवा की नहीं है, टोयोटा की कोई भी व्हीकल हो, आप एक्सप्रेस सर्विस करा सकते हो। ये चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका। मेरा एक बार हाईवे पे बैक साइड का डोर का एक कोई पत्थर आ गया होगा, जो भी स्टोन चिपिंग होती है उस वजह से, ट्रक व्रक से, तो विंडो का ग्लास शैटर कर गया था। मैंने सिर्फ फोन करके इनसे बोला, नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट डे जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे मैंने फोन किया, मैंने बोला आप मेरा ये पार्ट आपके पास अवेलेबल है, ये विंडो ग्लास अवेलेबल है? उन्होंने बोला सर अभी तो अवेलेबल नहीं है, हाँ मैं ऑर्डर लगा के आपको 2 दिन के अंदर अवेलेबल करा देता हूँ। 2 दिन के अंदर पार्ट आ गया मेरे पास, फोन आया सर आप आके चेंज करा लो। ना मैंने शोरूम विजिट किया, सॉरी वर्कशॉप, सिर्फ फोन पे। तो ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी अगर कोई और गाड़ी, सर एक बार आके आप दिखा दो कौन सा शीशा टूटा है क्या है देख लें, फिर वो जाके वो करते हैं, वो भी ऑर्डर, सर आप गाड़ी छोड़ दो, हाँ फिर जब आ जाएगा तो हम लगा के आपको दे देंगे। ये चीज मुझे टोयोटा की बहुत अच्छी लगी। आप माइलेज देखो कितना दिखा रही है, 18.1 किलोमीटर पर लीटर। ये मैं सिटी में चल रहा हूँ, रोड्स ठीक है, नो डाउट नोएडा के खाली हैं, लेकिन मुझे ये देती है माइलेज अगर आप आराम से चलो। सर्टेन एक्सिलरेशन आप किसी भी व्हीकल में करोगे, कोई भी व्हीकल आपको अच्छा माइलेज नहीं देगा। आराम से चलोगे आपको हर गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, जो वो बोलती है या उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, मुझे इसका एक चीज बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा, वो है इसकी हेडलाइट्स। अब एलईडी में आने के बाद मुझे फॉग लैम्प भी मुझे एलईडी में जाना पड़ा। जब मैं फुल एलईडी में गया तब जाके मुझे इसका थ्रो अच्छा लगा, वरना इनिशियल स्टेज में मुझे इसका थ्रो अच्छा नहीं लगा था। मुझे इससे बेटर जो इनका जीएक्स वेरिएंट आता है, हेलोजन बेस्ड रहते हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपनी अब चेंज भी कर रही हैं। बाकी ये था मेरा 5 साल का अपना एक्सपीरियंस गाड़ी का, क्या इसके प्रॉस थे क्या कॉन्स थे। बाकी हर इंडिविजुअल के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ये मेरे अपने प्रॉस एंड कॉन्स थे कि मुझे गाड़ी कैसी लगी। मेरा अभी फिलहाल कोई मूड नहीं बन रहा है इसे हटाने का, क्योंकि टोटल रिलायबल अभी 5 साल हुए हैं चली भी, अगर टोयोटा के हिसाब से देखें तो 5 साल में 80,000 किलोमीटर इट्स नथिंग। तो अभी 1-2 साल तो अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई अच्छी गाड़ी दिखी तो तब देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल 5 साल के अंदर में, 5 साल रखने के बाद मेरा भी कोई प्लान नहीं बन रहा है कि मैं इसे करूँ। होप करते हैं आपको टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का ये ओनरशिप रिव्यू अच्छा लगा हो, आपके हेल्पफुल रहे आपके फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए।